औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोज़ेफ़ार्म साइंस थ्योरी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्पोजिटरीज़। स्पोजिटरी एक हमारे लिए न्यू डोजेज फॉर्म है, मार्केट में अच्छा खासा अवेलेबल है। इसका इंट्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसकी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और इस वक्त हम प्रिपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज इन डिटेल पढ़ रहे हैं। इसका मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे 3 मेथड्स। पहला मेथड जो है, जिसको हम मोल्डिंग मेथड कहते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल पढ़ रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट है, मतलब मोल्डिंग मेथड का लास्ट पार्ट है और हेडिंग हमारे पास जो है वो पोरिंग एंड प्रिपेयरिंग द मेल्ट है। इसको स्टडी करते हैं। यूजिंग द least possible heat, the wet suppository base material is melted generally over a water bath since no great deal of heat is usually required. हम जो suppositories बनाएंगे, जो मास कंजीलेंगे, इस स्टेप के अंदर उस मास को प्रिपेयर किया जाता है। उस मास को प्रिपेयर किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा बेस को। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है वो लीस्ट पॉसिबल होती है, मतलब जो कि उसको मेल्ट करने के लिए कम से कम जो हीट चाहिए हमने वो प्रोवाइड करनी है। ज़्यादा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अल्फ़ा क्रिस्टल की तरफ हमारा मटेरियल जा सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम हमारे लिए काज कर सकता है। अल्फ़ा क्रिस्टल नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, इनसे पहले वाले लेक्चर के अंदर, इसी सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों ने अभी तक वो पढ़ भी ली होंगी। तो हमें चाहिए होते हैं बीटा क्रिस्टल जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हमें मेटा स्टेबल अल्फ़ा क्रिस्टल नहीं चाहिए होते। हम जानते हैं कि हीट ज़्यादा करने की वजह से अल्फ़ा क्रिस्टल की तरफ हमारा मटेरियल चला जाता है। ट्रांजिशन होती है बीटा तरफ, लेकिन स्लो होती है। बेहतर यही है कि हम पहली बार में ही जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आए हमारे पास वो बीटा क्रिस्टल हों। हम जानते हैं कि उसके लिए हमें कम से कम हीट की ज़रूरत होती है। जो एक्सपोजिटरी बेसिस होती हैं, उनको हम मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। और लीस्ट हीट जब हमें यूज़ होती है तो हम डायरेक्ट हीट सोर्स यूज़ नहीं करते, हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं। डायरेक्ट फ्लेम यूज़ करेंगे तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि वाटर बाथ में हम एक रेंज के अंदर हीट को रोक सकते हैं और ये हीट उतनी ही होती है जितनी के मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो करते हैं कि जो स्पोजिटरी बेस हमने वे की है उसको अब हम मेल्ट करते हैं वाटर बाथ के ऊपर। कम से कम हीट उसको सेट कर देते हैं वाटर बाथ के ऊपर। हमें एक पोरिसिलेन कैसेरोल चाहिए होता है। पोरिसिलेन कैसेरोल एक डिश होती है। आम डिश और पोर्सिलेन कैसेरोल के अंदर फ़र्क ये होता है कि इसके साथ एक पोरिंग लिप लगा हुआ होता है। पोरिंग लिप और भी बहुत सारे लैब के अंदर बाउल्स के साथ लगा हुआ होता है। पेस्टल एंड मोटर अगर आप लैब में देखें डोज़ेफ़ार्म साइंस की लैब के अंदर, तो बहुत सारे पेस्टल एंड मोटर के साथ भी पोरिंग लिप लगा हुआ है। साथ एक हैंडल लगा हुआ होता है रोल के अंदर। मतलब कैसेरोल के अंदर आम डिश के मुकाबले में 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक तरफ एक पोरिंग लिप लगा हुआ होता है, एक तरफ एक हैंडल लगा हुआ होता है। उस हैंडल की मदद से हम उसको इजीली ग्रिप कर लेते हैं अपने हैंड के अंदर, और उसको जब इसके अंदर जो मास है मेल्ट हुआ हुआ उसको अब हमने स्पोजिटरी मोल्ड के अंदर पोर करना है, तो वो पोरिंग इजी हो जाती है हमारे लिए। हम इस काम के लिए इसको बेस्ट यूटेंसिल कह सकते हैं, क्योंकि यही जो पोरिसिलेन कैसेरोल है, यही जो यूटेंसिल है, यही जो बर्तन है, वो हमें हेल्प करेगा, परमिट करेगा कन्वीनियंट पोरिंग ऑफ द मेल्ट जो हमने तैयार किया है उसको कैविटीज़ ऑफ द मोल्ड में रखने के लिए। और जो ज़ाया होने का ख़तरा होता है वो कम से कम हो जाता है इस पोरिंग लिप की वजह से, मटेरियल ज़ाया होने का ख़तरा।
आगे चलते हैं। मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो होती हैं वो यूजुअली इनकॉर्पोरेट की जाती हैं मेल्टेड बेस के पोर्शन के अंदर। मुकम्मल मेल्टेड बेस हमारे पास ज़्यादा है, हमने उसके अंदर से एक पोर्शन निकाल लिया और उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऐड कर दी और उनको मिक्स कर लिया एक ग्लास या पोर्सिलेन की टाइल के ऊपर एक स्पैचुला को यूज़ करते हुए। जिस वक्त हमने ग्लास और पोर्सिलेन की टाइल के ऊपर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया स्पैचुला को यूज़ करते हुए इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो ये जो मटेरियल है इसको स्टिर कर दिया जाता है बाकी बेस के अंदर। मतलब पहले कुछ बेस का पोर्शन लिया और उसके अंदर मेडिसिनल एजेंट तमाम के तमाम डाल दिए। अब ये जो फॉर्मुलेशन बनी है इसको बाकी बेस के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसको स्टिरिंग के थ्रू मिक्स कर दिया। जिस वक्त हमने बेस के अंदर बाकी बेस के अंदर इस मटेरियल को मिक्स किया, उस वक्त जो हमारी बाकी मांदा बेस थी वो कंजीलिंग पॉइंट के आसपास थी। कंजीलिंग पॉइंट वो है जहाँ पे फ्यूज़न स्टार्ट हो गई है, ये सॉलिडिफाइंग स्टार्ट होने वाली है। अभी ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान का स्टेट आप कह सकते हैं, कंजीलिंग होने वाली है। कोई भी वोलेटाइल मटेरियल जो कि लिक्विड से एस्केप कर सकता है, फॉर्मुलेशन से एस्केप कर सकता है जब वो लिक्विड है, या फिर कोई भी हीट लेबाइल सब्सटेंस, चाहे वो मेडिसिनल एजेंट ही क्यों ना हो, वो इस स्टेप के अंदर या इस पॉइंट के जगह पे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और स्टिरिंग को जारी रखते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट करेंगे थोड़ी देर के अंदर ये चीज़ कंजील हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, फिर वोलेटाइल इंग्रेडिएंट भी एस्केप नहीं कर सकेगा। और हीट लेवल की अगर बात की जाए, ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे जहाँ हीट कम से कम है। वाटर बाथ से हम बेस को उतार चुके हैं, मिक्सिंग हम कर चुके हैं, अब सिर्फ ये कंजीलिंग पॉइंट आ रहा है। एक तरफ हमने बेस ठंडा होने के लिए रखी हुई है, उस वक्त हम हीट लेवल चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, थॉरली इनको स्टिर करते रहेंगे। जो मेल्ट होता है वो केयरफुली पोर किया जाता है ईच कैविटी ऑफ द मोल्ड के अंदर। मोल्ड के अंदर डिफरेंट कैविटीज़ हो सकती हैं, ये भी हमने स्टार्ट के अंदर डिटेल में पढ़ा जब हम मोल्ड की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिनको इक्विलिब्रेट या कैलिब्रेट पहले किया जा चुका है और इनको रूम टेम्परेचर पे हम ला चुके हैं। मतलब डिफरेंट मेटल के हो सकते हैं, ग्लास के हो सकते हैं मोल्ड, प्लास्टिक के हो सकते हैं, ब्रास के हो सकते हैं। तो वो जो मोल्ड हैं वो लाजमी तौर पे उनका टेम्परेचर भी वही होना चाहिए जो सपोजिटरी बेस का है। सपोजिटरी बेस हम कंजीलिंग पॉइंट के करीब ला चुके हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर ला चुके हैं, तो जो मोल्ड्स हैं वो भी उसी टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर कोई अनडिजॉल्व्ड या सस्पेंडेड मटेरियल्स आप लोगों के पास हैं मिक्सचर के अंदर, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते बेस के अंदर, वो सस्पेंड ही रहेंगे और वो डेंसर हैं बेस से, तो इसका मतलब उनके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि उनका जो वेट है वो ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। तो आपको कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टीयरिंग छोड़ेंगे उनके अंदर टेंडेंसी है सेटल डाउन होने की, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। या फिर कई बार होता है कि आप स्टीयरिंग कंटिन्यूस कर रहे हैं लेकिन जब आप पोर करने लगे हैं उस वक्त आपने स्टीयरिंग छोड़ दी, तो वो पोरिंग के दौरान भी सेटल डाउन हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी कितनी है। तो होगा ये कि जो डिफरेंट कैविटीज़ आप फिल करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन
वो जो हैवी मटेरियल है वो सेटल डाउन हो चुका होगा, तो वो क्या होगा कि उसका जो ज़्यादा शेयर है वो आखिरी मटेरियल के अंदर, आखिरी स्पोजिटरी के अंदर चला जाएगा। तो जो आपने थारो मिक्सिंग की हुई है उसका आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सॉलिड मटेरियल है इसको सस्पेंड रहना चाहिए पोरिंग के दौरान भी। ये सस्पेंड रहेगा पोरिंग के दौरान भी अगर आप पोरिंग उस वक़्त कर रहे हैं जब बस कंजीलिंग पॉइंट आने ही वाला है, ये सॉलिडिफाइंग पॉइंट आने ही वाला है। अगर आप पोरिंग उस वक़्त करते हैं जब बेस मुकम्मल तौर पे फ्लूइड है, तो जो ऊपर बात बताई है, जो ऊपर टेंडेंसी का जिक्र हुआ है वो लाजमी तौर पे होगा और हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। और जो आपने थोरो मिक्सिंग की भी होगी उनमें से भी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और प्रॉब्लम काज करेंगी। इफ़ द मेल्ट इज़ नॉट नियर द कंजीलिंग पॉइंट व्हेन poured, the solid may within each cavity of the mold to reside at the tip of the suppositories with the result suppositories may broken when removed from the mold। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा भी हो सकता है कि जो suppository मटेरियल आप फिल करें उसके ऊपर की सरफेस के ऊपर वो सॉलिड आ जाएं, उससे जो स्पोजिटरीज हैं वो ब्रेक हो सकती हैं, एक ख़ास किस्म की लेयरिंग हो सकती है। लेयरिंग के बारे में हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए या जो मटेरियल है उसको सस्पेंड रखने के लिए हम एक एडिशनल इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि है सिलिका जेल। ये इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और ये जो ड्रग है उसको एक्टिवली सस्पेंड रखेगा और हर स्पोजिटरी मोल्ड के अंदर, हर स्पोजिटरी कैविटी के अंदर इक्वल अमाउंट मटेरियल हर चीज़ का जाएगा। इसको आप फार्मूलेशन में ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी है। आप सिर्फ 25 mg के करीब पर स्पोजिटरी इसको यूज़ कर लें। जितनी स्पोजिटरीज हैं, 10 हैं, 12 हैं, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल और थॉरोली मिक्स करने के बाद मेल्ट के अंदर इसको ऐड कर लें और बाकी प्रोसेस वही है जो आप कर रहे हैं। तो जो चीज़ें सस्पेंड नहीं रह रही थी, सेटल डाउन हो रही थी, वो अब सेटल डाउन नहीं होंगी, सस्पेंड रहेंगी। हर स्पोजिटरी कैविटी फिल करने के लिए जो पोरिंग होनी चाहिए वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। जहाँ पे आपने पोरिंग कंटिन्यूसली ना की वहाँ पे लेयर्स बन जाएंगे। वहाँ से क्या होगा कि जो स्पोजिटरी यूजेज के दौरान वहाँ से टूट सकती है। हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, यूजेज के दौरान स्पोजिटरी उस लेयर से टूट सकती है। तो स्पोजिटरी के अंदर लेयरिंग नहीं होनी चाहिए। कैसे रोका जा सकता है? जब आप कंटिन्यूसली उसको पोर करेंगे। और ये बात इंश्योर करने के लिए कि स्पोजिटरी मोल्ड कंप्लीटली फिल है। स्पोजिटरी मोल्ड के ऊपर कुछ जगह होती है, वहाँ पे भी मेल्ट आप लोगों ने एक्सेसिवली उंडेल देना है। आप समझ रहे हैं कि स्पोजिटरी मोल्ड फिल हो चुका है, लेकिन फिर भी जो ऊपर की स्पेस है उसमें भी आप मेल्ट उंडेल देंगे ताकि इंश्योर हो जाए कि अब जो स्पोजिटरी की ईच कैविटी है वो मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी है। हर स्पोजिटरी की कैविटी अलग-अलग है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो सबका इकट्ठा है। जो एक्सेसिव मटेरियल है यहाँ पे ये कंटिन्यूस रिबन बना लेगा क्योंकि हर चीज़ आपस में इन कंटेक्ट है। स्पोजिटरी का जो ऊपर का हिस्सा है, मोल्ड का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे हमने एक्सेसिव मटेरियल डाल दिया, वो आपस में लिंक है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक कंटिन्यूस रिबन बन जाएगा उसी मटेरियल का। टॉप के ऊपर, मोल्ड की कैविटीज़ के ऊपर।
ये जो आपने एक्स्ट्रा स्पोजिटरी मटेरियल यूज़ किया है, ये प्रिवेंट करता है रिसेस डिप की फॉर्मेशन को। जो डिप्स अंदर बन जाती हैं, जो खाली जगह रह सकती हैं, उनको जो एंड के ऊपर ज़्यादातर ये होता है, तो उनको बनने नहीं देगा। रिसेस डिप्स को एंड के ऊपर ये बनने नहीं देगा जब आप एक्स्ट्रा मटेरियल दे रहे हैं। और शुरू के अंदर आप जानते हैं कि आपने एक्स्ट्रा मेल्ट प्रिपेयर किया था। अगर आपने 10 पॉजिटिव्स बनानी थी तो आपने 12 की फॉर्मुलेशन की, अगर आपने 20 बनानी थी तो 22 की, एक या दो पॉजिटिव्स आपने मटेरियल ज़्यादा वे किया, ठीक है। वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि आपने क्यों एक्स्ट्रा मेल्ट प्रिपेयर किया। उसके बाद जब ये स्पोजिटरीज सॉलिडिफाई हो जाएंगी, जो एक्सेस मटेरियल है उनको आप स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। एक तो हमने रिसेस डिप नहीं बनने दी, लेकिन रिसेस डिप तो नहीं बनी, लेकिन अब ये जो मटेरियल है ये एक्स्ट्रा हो गया। इसको आप क्या करेंगे, इवनली स्क्रैप कर लेंगे। स्क्रैप करने के लिए आप स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने वार्म वाटर के अंदर, एक बीकर के अंदर वार्म वाटर लिया हुआ है और उसके अंदर स्पैचुला डिप करके उस स्पैचुला को यूज़ कर रहे हैं एक ब्लेड के तौर पे। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है स्पोजिटरी के ऊपर जो रिबन की फॉर्म में है, उसको आप स्क्रैप कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है इस ट्रिमिंग का कि एक स्मूथ सरफेस आपके पास आ जाती है स्पोजिटरी की बैक के ऊपर। जो मोल्ड है, इस स्टेप के बाद रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है ताकि जो हार्डनिंग है वो हेस्टन हो जाए, तेज़ी आ जाए कंजीलिंग के अंदर, हार्डनिंग के अंदर। जब स्पोजिटरीज हार्ड होती हैं तो जो मोल्ड होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है रेफ्रिजरेटर से, और उसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए शेल्फ के ऊपर रख दिया जाता है। जो सेक्शन ऑफ द मोल्ड होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है क्योंकि अब तो जो मटेरियल है हमारे पास वो कंजील कर चुका है। उसके बाद स्पोजिटरीज को हमने वहाँ से डिसलॉज करना है, निकालना है। इस काम करने के लिए स्पोजिटरी के एंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत होती है। ज़्यादातर एंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करने से हमारा काम हो जाता है। कभी कभार टिप के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो कभी कभार है, नहीं तो जो स्पोजिटरीज बनी हैं वो इजीली, जो मोल्ड्स इस तरह के बने हुए होते हैं कि वो इजीली स्पोजिटरीज को डिसलॉज होने देते हैं। जनरली लिटल या नो प्रेशर आपको रिक्वायर होगा, और स्पोजिटरी जो हैं वो इजीली फॉल आउट कर जाएंगी। उसके बाद ये स्पोजिटरी बाय द प्रेशर, स्पोजिटरी की जो प्रिपरेशन है मोल्डिंग के मेथड से वो हो चुकी है। अब स्पोजिटरी हमारे पास तैयार है, हम पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं तो आप इसको पैकेजिंग की तरफ भेज सकते हैं, और उसके बाद ये चीज़ मार्केट में जाने के लिए तैयार होगी। लेक्चर का जो बेटा ये पार्ट है ये तैयार किया गया है सेक्शन 5 चैप्टर 12 एंसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज का दूसरा मेथड है। पहला जो मेथड है मोल्डिंग का वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम दूसरा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि निस्बतन कम यूज़ होता है। जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है हम ये मेथड यूज़ करते हैं, नहीं तो हम जो प्रेफरेंस उसी मेथड को देते हैं जो भी हमने कंप्लीट किया है, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ स्पोजिटरीज बाय मोल्डिंग कहते हैं। कंप्रेशन का तो जो मेथड है वो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग से मिलता जुलता है। जो इनकी मशीन होती हैं स्पोजिटरीज बनाने के लिए कंप्रेशन के मेथड से वो भी
टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन से मिलती जुलती होती हैं, टैबलेट पंच मशीन से मिलती जुलती होती हैं। इसको पढ़ते हैं हम। सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जा सकता है प्रिपरेशन बाय कंप्रेशन के मेथड से। मिक्स्ड मास जो है बेस का और मेडिकामेंट का, उसको फोर्स करने से स्पेशल मोल्ड्स के अंदर, और ये प्रोसेस होता है सपोजिटरी मेकिंग मशीन को यूज़ करते हुए। इसमें हम मेल्ट की फॉर्म में बेस को नहीं लेके जा रहे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको मिक्स कर रहे हैं, बेस को सॉफ्टन करने के बाद उसको फोर्स कर रहे हैं मोल्ड्स के अंदर, और जब वो मुकम्मल तौर पे हार्डन हो जाती है, कंजील वो पहले ही है, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इन प्रिपरेशन फॉर कंप्रेशन या इन प्रिपरेशन बाय कंप्रेशन इनटू द मोल्ड्स, बेस एंड अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट जो हैं उनको कंबाइन किया जाता है बाय थॉरो मिक्सिंग। जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं बेस की, तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शन मिलता है, और इससे फ्रिक्शन ऑफ द प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन पहले मौजूद नहीं था। जिस वक्त आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो ये फ्रिक्शन आ गया। ये जो फ्रिक्शन है ये हीट भी प्रोवाइड करेगा थोड़ा सा, तो ये बेस को सॉफ्टन कर देगा। बेस की कंसिस्टेंसी इस तरह हो जाएगी जिस तरह की एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी है। कोई लिक्विड आप ऐड नहीं कर रहे उसके अंदर, लेकिन फ्रिक्शन के प्रोसेस और फ्रिक्शन की हीटिंग की वजह से जो बेस है वो सॉफ्टन होना शुरू हो गई। अब इंग्रेडिएंट आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास जो बाकी मेडिकामेंट वगैरह ऐड कर रहे हैं, जो आपके पास कंसिस्टेंसी आ जाती है वो पेस्ट लाइक आ जाती है। स्मॉल स्केल के ऊपर आप पेस्टल मोटर यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, मिक्सिंग के लिए, बेस को सॉफ्टन करने के लिए, प्रोसेस फ्रिक्शन यूज़ करने के लिए, फ्रिक्शन के रास्ते से ज़रिए से हीट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि स्मॉल हीट बहुत कम मिकदार के अंदर हीट आपको चाहिए होती है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बेस को सॉफ्टन करना चाह रहे हैं, आप इसको लिक्विफाई नहीं करना चाह रहे। इसके लिए आप एक एडिशनल चीज़ कर सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए स्मॉल स्केल के ऊपर, कि आप हीट कर सकते हैं मोटर को वार्म वाटर के अंदर यूजेज से पहले। फिर आपने उसको अच्छी तरह ड्राई भी कर लेना है, क्योंकि आपको वाटर की क्वांटिटी अंदर नहीं चाहिए, वाटर आपको नहीं रिक्वायर्ड। तो जब अभी मोटर आपका वार्म वाटर से आप लोगों ने यूज़ करते हुए इसको वार्म कर लिया है, यूटेंसिल को वार्म कर लिया है, जिस वक्त वो वार्म ही है, आपने उसके अंदर तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है, और उस हीट की मदद की वजह से जो बेस है वो भी कुछ हद तक सॉफ्टन हो जाएगी। आप लोगों को प्रोसेस का फ्रिक्शन भी मिल जाएगा, उसकी वजह से बेस सॉफ्टन हो जाएगी, और जो मिक्सिंग है वो इजीली हो जाएगी बेस की और बाकी मटेरियल की। लार्ज स्केल के ऊपर, ये तो स्मॉल स्केल की बात हो रही थी, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोसेस जो होता है वो सिमिलर होता है, सिर्फ जो यूटेंसिल्स होते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, वहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहाँ पे आप मैकेनिकल नीडिंग मिक्सर्स यूज़ कर सकते हैं, और एक वार्म मिक्सिंग वेसल यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह का प्रोसेस करने के लिए जिस तरह का आपने स्मॉल स्केल के ऊपर किया है। कंप्रेशन का जो मेथड है सपोजिटरी बनाने का, वो सूट करता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स को जो हीट लेबाइल हैं, लेकिन वो सपोजिटरी के अंदर लाजमी यूज़ करने हैं किसी ख़ास डिजीज़ की वजह से।
या किसी ख़ास केस की वजह से वो जो हमने ड्रग देनी है वो सपोजिटरी के रूट से ही बेटर है अगर देना चाह रहे हैं, लेकिन वो हीट लेबाइल भी है, तो आप उसको मोल्डिंग के मेथड से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो हीट से ख़राब हो जाएगा। तो आप उसको कंप्रेशन के मेथड जो सपोजिटरी बना रहे हैं उनमें तैयार कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए ये मेथड सूट करता है। या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट जो हीट लेबाइल तो नहीं है, हीट से ख़राब तो नहीं होते, लेकिन वो इनसॉल्युबल रहते हैं, आपको उनकी सॉल्युबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनमें भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मोल्डिंग मेथड से इन कंट्रास्ट जो कंप्रेशन मेथड है, तो उसमें अगर आप इनसॉल्युबल मटेरियल यूज़ कर भी रहे हैं तो इसमें सेटलिंग डाउन होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि बेस जो है हम वो लिक्विफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको सॉफ्टन कर रहे हैं, और बेस के अंदर जो चीज़ मिक्स हो गई वो सेटल डाउन नहीं होगी। ये तो हो गए फ़ायदे इसके। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का? डिसएडवांटेज जो कंप्रेशन मेथड का है वो ये है कि इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड सपोजिटरी मशीन, स्पेशल सपोजिटरी मशीन चाहिए होती है, जो कि लाखों रुपए से कम में नहीं मिलेगी। और इसके अंदर लिमिटेशन ये भी है कि आप एक ख़ास अमाउंट का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ ख़ास शेप की ही स्पोजिटरीज़ या कुछ ख़ास वेट की ही स्पोजिटरीज़ बना सकते हैं। हर तरह की चीज़ स्पोजिटरीज़ या हर तरह की जो शेप हैं जो कि मोल्डिंग के मेथड से बनाई जा रही थी वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारी जो स्पोजिटरी मोल्ड्स हैं वो मशीन के अंदर फिट ही नहीं आएंगे, और पहले जो हमने मेथड पढ़ा उसमें हमें मशीन की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये एक बहुत कॉस्टली मेथड हो जाता है। जब आप प्रिपेयर करते हैं कंप्रेशन के मेथड से स्पोजिटरीज़ को, तो जो मास है जो आपने मिक्स किया है मेडिकामेंट का और बेस का, उसको एक सिलेंडर में प्लेस कर दिया जाता है, और जो सिलेंडर है उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेशर अप्लाई किया जाता है सिलेंडर के एक एंड के ऊपर डायरेक्टली, या मशीन इस तरह की बनी हुई होती है कि उसके अंदर एक व्हील लगा हुआ होता है जिसको आप घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर अप्लाई हो जाता है, और जो मास है वो अदर एंड की तरफ चला जाता है इस फोर्स से। अदर एंड के ऊपर मोल्ड या डाई मौजूद है। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है इस लेक्चर का। ये लेक्चर बेटा तैयार किया गया है सेक्शन 5 चैप्टर 12 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। अल्लाह हाफिज़।